हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा पारिक। आज हम श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास राग दरबारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस उपन्यास में क्या है, इसकी समीक्षा हम देखते हैं। तो ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी स्वतंत्रता उत्तर भारत के ग्रामीण समाज में अर्थात स्वतंत्र होने के पश्चात के भारतीय ग्रामीण समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और व्यवस्था की विडंबनाओं पर एक गहरा और व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है इसमें, अर्थात ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ है। जो कथानायक कौन है? रंगनाथ के माध्यम से ये व्यक्त करता है कि शिवपालगंज नामक एक काल्पनिक गांव में गठित यह उपन्यास शिक्षा और अन्य संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और आदर्शवादिता से यथार्थ का टकराव दिखाता है। अर्थात आदर्शवादिता यानी जो हम चाहते हैं, अच्छाइयाँ, और यथार्थ यानी वास्तविकता, इन दोनों को आपस में जोड़कर बताता है। जहाँ एक आदर्शवादी व्यक्ति व्यवस्था को सुधारने में विफल रहता है, यानी वह व्यवस्था नहीं सुधार पाता है। संक्षेप में उपन्यास की अब हम समीक्षा देखते हैं। इसमें व्यंग्य और यथार्थवाद है। यह उपन्यास स्वतंत्रता उपरांत यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में फैली अराजकता और भ्रष्टाचार का व्यंग्यात्मक और यथार्थवादी चित्रण करता है। दूसरी बात है, इसमें आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व है। आदर्श और यथार्थ आपस में दोनों विलोम हैं। उपन्यास का नायक रंगनाथ, जो एक युवा और आदर्शवादी शोध छात्र है और उसे शिवपालगंज में अपने मामा के साथ रहने के दौरान संस्थाओं और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का पता चलता है, जो उसके आदर्शों के विपरीत है। शिवपालगंज का परिवेश कैसा है? तो उपन्यास की कहानी उत्तर प्रदेश के काल्पनिक गांव शिवपालगंज में केंद्रित है। ये गांव कहाँ बताया गया है? शिवपालगंज में, जो पूरे देश की व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। उत्तर प्रदेश का एक गांव है शिवपालगंज। संस्थागत भ्रष्टाचार क्या है? उपन्यास में गांव की स्थानीय संस्थाएं जैसे कि स्कूल है, ग्राम पंचायत है और सरकारी कार्यालय है, अपने मूल उद्देश्य से भटक कर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। रंगनाथ की निराशा क्या है कि रंगनाथ व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, जिससे उसे इस व्यवस्था को छोड़कर जाने का निर्णय लेना पड़ता है। मूल्यहीनता का चित्रण क्या है कि यह उपन्यास आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को दर्शाता है और दिखाता है कि कैसे अपराधी, व्यापारी, पुलिस और राजनेता एक भ्रष्ट गठबंधन बनाकर रहते हैं। अब इस उपन्यास की विशेषताएं क्या हैं वो देखें कि इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। श्रीलाल शुक्ल को इस उपन्यास पर 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 में लिखकर पूरा हुआ, प्रकाशित हुआ और 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसकी भाषा और शैली कैसी है? उपन्यास अपनी व्यंग्यात्मक और मार्मिक भाषा शैली के लिए जाना जाता है। मार्मिक यानी मन को छूने वाली जो भाषा शैली है वो है, और व्यंग्य आप लोग जानते हैं, जिसमें मुहावरे और कहावतों का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। ये रचना एक कालजयी रचना है, यानी काल पर विजय पाने वाली, अर्थात उस समय ही नहीं आज भी ये रचना अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। अपने दशकों के बाद भी अर्थात काफ़ी समय बीत जाने पर भी उपन्यास में वर्णित समस्याएं आज भी प्रासंगिक है, जो इसे एक कालजयी रचना बनाती है। अब हम शुरू करते हैं अपना उपन्यास। तो ये देखिए, ये श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित राग दरबारी उपन्यास है। ये इसका कवर है। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। शहर का किनारा, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता है। देहात यानी ग्रामीण परिवेश का। वहीं एक ट्रक खड़ा था। उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है, अर्थात ये सड़कों पर घूमता रहता है। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वह सड़क के बीच में खड़ा है, और दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे है।
चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाज़ा खोलकर डेने की तरह फैला दिया, अर्थात पंख की तरह खोल दिया। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी, साथ ही यह खतरा भी मिट गया कि उसके वहां होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती थी। सड़क के एक ओर पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टिन के सड़े टुकड़ों और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी हुई कुछ दुकानें थीं। पहली निगाह में भी मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती, अर्थात बहुत सारी दुकानें थीं। प्राय सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहाँ गर्द, चिकट, चाय की तरह कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयाँ भी थीं जो दिन रात आंधी पानी और मक्खी मच्छरों के हवालों का बहादुरी से मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्त कौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही न मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हम ही को आती है। यहाँ भी देख लें, व्यंग्य किया जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ अपने मिठाइयाँ बनती हैं। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दे दिया था। किसको? रंगनाथ को। रंगनाथ गांव जा रहा है शिवपालगंज, तो उसने सोचा कि गाड़ी देरी से आएगी और वो उसी के अनुसार आ गया था। तो स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज़ की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह तो सिर्फ आज 1.5 घंटा ही लेट होकर चल दी थी। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया था। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक देखा और उसकी बाछे व जिस्म में जहाँ कहीं भी होती हो वह बाछें खिल गई, अर्थात उसकी बाछें रोम खिल गए। जब वह ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे। इधर उधर ताककर अपनी खिली हुई बाछों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, यह ट्रक क्या शिवपालगंज की ओर जाएगा? ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने के लिए दुकानदारिन थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगा। हमें भी ले चलिएगा अपने साथ, 15वें मील पर उतर पड़ेंगे, शिवपालगंज तक जाना है। ड्राइवर ने दुकानदारिन की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई। आहा, क्या हुलिया था! नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पैर खद्दर के पजामे में, सिर खद्दर की टोपी में, बदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला, हाथ में चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने उसे देखा और देखता ही रह गया। फिर कुछ सोचकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। घर घर आकर ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट में फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वह फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ की जो बात थी उसको ग्रहण किया, अर्थात यहाँ भी क्या है, एक व्यंग्य किया गया है। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा, बोला, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी ने। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग 90 अंश के कोण पर उठाई और गियर को जांघ के नीचे दबा लिया। रंगनाथ ने कहना चाहा कि हुकूमत को चलाने का भी यही नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा और ऊंची हो जाएगी वह चुप बैठा रहा। उधर ड्राइवर ने अपनी जांघ गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी थी। गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी, जिसका एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल, इक्के सभी सवारियां कई फाग पहले से ही खौफ के मारे सड़क से उतरकर नीचे चली जाती।
जिस तेज़ी से वे भाग रही थी उससे लगता था उसकी निगाह में वह ट्रक नहीं है बल्कि एक आग की लहर है। बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है, जनता पर छोड़ा हुआ कोई बदकलाम अहलकार है, पिंडारियों का कोई गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा उसे पहले ही ऐलान कर देना था कि अपने अपने जानवर और बच्चे घरों में बंद कर लो, शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है। तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हाल चाल हैं? बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं? देहात यानी ग्रामीण एरिया की ओर। रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? घास खोद रहा हूँ। ड्राइवर हंसा। दुर्भाग्यवश एक 10 साल का नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। बाल बचकर वह एक पुलिया के सहारे छिपकली सा गिर पड़ा। ड्राइवर इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलेटर दबाकर हंसते हंसते बोला, क्या बात कही है, ज़रा खुलासा समझाइए। यानी घास खोदने वाली क्या बात कही है आपने? कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू कर दी है। ड्राइवर जैसे अलिफ लैला की कहानियाँ सुन रहा हो मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी शिवपालगंज क्या करने जा रहे हैं? वहाँ मेरे मामा रहते हैं, बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफ़ी देर तक हंसता रहा और बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान जी ने? रंगनाथ ने उसकी ओर संदेह से देखते हुए पूछा, जी इसमें बात बनाने की क्या बात? वह इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले की तरह हंसता हुआ बोला, क्या कहने हैं? अच्छा जी छोड़िए भी इस बात को, बताइए मित्तल साहब के क्या हाल हैं? क्या हुआ उस हवालाती के खून वाले मामले का? रंगनाथ का खून सूख गया। भर्राए गले से बोला, अजी मैं क्या जानूँ ये मित्तल कौन है? ड्राइवर की हंसी में ब्रेक सा लग गया। ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? नहीं। जैन साहब को? नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज़ में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुंझलाकर कहा, सीआईडी? ये किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने ज़ोर से सांस छोड़ी और सामने सड़क की दशा का निरीक्षण करने लगे। कुछ बैलगाड़ियां जा रही थी। जब कहीं और जहां भी कहीं मौका मिले वहां टांगे फैला देनी चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढांप कर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी को घसीटे हुए जा रहे थे। यह भी जनता और जनार्दन वाला मजमून था। पर रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई। वह सीआईडी वाली बात से उखड़ गया था। ड्राइवर ने पहले वड़वाला हॉर्न बजाया, फिर एक ऐसा हॉर्न बजाया जो संगीत के आरोह अवरोह के बावजूद बड़ा ही डरावना था। पर गाड़ियां अपनी राह में चलती रही। ड्राइवर काफ़ी रफ्तार से ट्रक चला रहा था और बैलगाड़ियों के ऊपर से निकाल ले जाने वाला था। पर वे गाड़ियों के पास पहुंचते पहुंचते उसे शायद अचानक मालूम हो गया कि वह ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं। उसने एकदम से ब्रेक लगाया, पैनल से लगी लकड़ी नीचे गिरा दी, गियर बदला, बैलगाड़ियों को लगभग छूता हुआ उनसे आगे निकल गया। आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी नहीं हो तो तुमने ये खद्दर क्यों डांट रखा है जी? रंगनाथ इन हमलों से लड़खड़ा गया था, पर उसने इस बात को मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं, अजी कोई तुक्का आदमी तो पहनता नहीं। कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूका और गियर को टॉप में डाल दिया। रंगनाथ का पर्सनैलिटी कलट समाप्त हो गया। यानी वो पर्सनैलिटी से रंगनाथ को एक सीआईडी ऑफिसर समझ रहा था। अब ट्रक वाला उसका जो भ्रम था वो चकनाचूर हो गया। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठा रहा। बाद में मुँह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कूहनी से हिलाकर कहा, देखो जी चुपचाप बैठो, ये कीर्तन की जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने झुंझलाकर कहा, ये गियर बार बार फिसलकर न्यूट्रल में ही घुसता है। देख क्या रहे हो, जरा पकड़े रहो जी। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुंझलाकर कहा, ऐसे नहीं, इस तरह है, दबाकर ठीक से पकड़े रहो। ट्रक के पीछे काफ़ी देर से हॉर्न बजाता आ रहा था। रंगनाथ उसे सुनता रहा और ड्राइवर उसे अनसुना कर रहा था।
कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपट्टी के पास खिड़की पर खटखट करना शुरू कर दिया। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्यवाही का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बाईं पटरी पर उतार लिया। हॉर्न की आवाज़ एक ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे भी जा सकते हैं। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमा पड़ गया और उससे बाहर निकले हुए एक खाकी हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियां रुक गई। स्टेशन वैगन ने एक अफसर नुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरे। यहाँ पर भी व्यंग्य किया गया है कि चपरासी की वेशभूषा कैसी है और जो अफसर है वो कैसा है। खाकी कपड़े पहने हुए 2 सिपाही भी उतरे। उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसोट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई बैकअप व्यू मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने फुटवार्ड हिलाकर देखा, बत्तियां जलाई, पीछे बजने वाली घंटी टुनटुनाई। उन्होंने जो कुछ भी देखा वही खराब निकला। जिस चीज़ को छुआ उसी में गड़बड़ी आ गई। इस तरह उन 4 आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाल दिए और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस करना शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए। रंगनाथ की समझ में कुछ यही आया कि दुनिया में कर्मवाद के सिद्धांत, पोएटिक जस्टिस आदि की कहानियाँ सच्ची है। ट्रक की चेकिंग हो रही है और ड्राइवर से भगवान उसके अपमान का बदला ले रहे हैं। वह अपनी जगह बैठा रहा, पर इसी बीच ड्राइवर ने मौका निकाल कर कहा, श्रीमान जी ज़रा नीचे उतर आवें, वहाँ गियर पकड़कर बैठने की अब क्या ज़रूरत है। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक के एक एक पुर्जे को लेकर बहस हो रही थी। देखते देखते बहस पुर्जों से फिसलकर देश की सामान्य दशा और आर्थिक दुरवस्था पर आ गई और थोड़ी ही देर में उपस्थित लोगों की छोटी छोटी उपसमितियां बन गई। वे अलग अलग पेड़ों के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञ की हैसियत से विचार करने लगे। काफ़ी बहस हो जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा और कुछ देर में जान पड़ा कि गोष्ठी खत्म होने वाली है। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज़ सुन पड़ी, क्यों मियाँ अशफाक, क्या राय है, माफ़ किया जाए। चपरासी ने कहा, और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, कहाँ तक चालान कीजिएगा, एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करें। एक सिपाही ने कहा, चार्जशीट बढ़ते बढ़ते सुबह हो जाएगी। इधर उधर की बातों के बाद अफसर ने कहा, अच्छा जाओ जी बंटा सिंह, तुम्हें माफ़ किया। ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, ऐसा काम श्रीमान जी ही कर सकते हैं। अफसर काफ़ी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहे थे। सिगरेट सुलगाता हुआ वह उसकी ओर आया और पास आकर पूछा, आप भी इसी ट्रक पर जा रहे हैं? जी हाँ। आपसे इसने कुछ किराया तो नहीं लिया? जी नहीं। अफसर बोला, वह तो मैं आपकी पोशाक ही देखकर समझ गया था, पर जांच करना मेरा फ़र्ज था। रंगनाथ ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, यह असली खादी थोड़े ही है, यह मिल्की खादी है। उसने इज्जत के साथ कहा, अरे साहब, खादी तो खादी, उसमें असली नकली का क्या फ़र्क। अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, ज़रा 2 रुपये तो निकालना जी। उसने मुंह फेर कर कड़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब, मैं रुपया क्यों दूं? ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी, मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई और तुम ही मुसीबत में मुझसे इस तरह की बात करते हो। तुम्हारी यही तालीम है? वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा शाम घिर रही है, उसका अटैची ट्रक में रखा है। शिवपालगंज अभी 5 मील दूर है और उसे लोगों की सद्भावना की ज़रूरत है। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का ड्राइवर हॉर्न बजा बजा कर चपरासी को वापस बुला रहा था। रंगनाथ ने 2 रुपये ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, अब दे ही रहे हो तो अर्दली साहब को दे दीजिए, मैं तुम्हारे रुपये का क्या करूँगा। कहते कहते उसकी आवाज़ में उन सन्यासियों की सी खनक आ गई जो पैसा हाथ से नहीं छूते, सिर्फ दूसरों को यह बताते हैं कि तुम्हारा पैसा हाथ का मेल है।
चपरासी रुपयों को जेब में रखकर बीड़ी का आखिरी कस खींचकर उसका अधजला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पैजामे पर फेंककर स्टेशन वैगन की ओर चला गया। उसके रवाना हो जाने पर ड्राइवर ने भी ट्रक चलाया और पहले की तरह गियर को टॉप में लेकर रंगनाथ को पकड़ा दिया। फिर अचानक बिना किसी वजह के वह मुंह को गोल गोल बनाकर सीटी पर सिनेमा की एक धुन निकालने लगा। रंगनाथ चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर में ही धुंधलके में सड़क की पटरी पर दोनों ओर कुछ गठरियाँ सी रखी हुई नजर आई। ये औरतें थीं जो कतार बांधकर बैठी हुई थीं। वे इत्मीनान से बातचीत करती हुई वायु सेवन कर रही थी और लगे ही हाथ मलमूत्र का विसर्जन भी। सड़क के नीचे घूरे पटे पड़े थे और उनकी बदबू के बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह अलसाई हुई सी चल रही थी। कुछ दूरी पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। आंखों के आगे धुएं के जाले उड़ते हुए नजर आए। इससे इनकार नहीं हो सकता था कि वे किसी गांव के पास आ गए हैं और यही था शिवपालगंज। तो आज हमने राग दरबारी उपन्यास का पहला जो अध्याय है वो समाप्त किया है। एक अंक हमने पूरा कर लिया। अगले वीडियो में हम अगला जो अंक है उसको पढ़ेंगे। इसमें हमें किस प्रकार से व्यंग्यात्मक शैली में क्या क्या बताया गया है, हम धीरे धीरे इसको पढ़ते रहेंगे। आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगले वीडियो के इंतज़ार तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।